जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की सियासत बहुत गर्म है और अब इसकी तपिश बिहार तक दिखाई दे रही है। जेपी एनआईसी के बाहर टीन शेड लगाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जेपी एनआईसी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी, जिसका समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। जेपी की जयंती पर घमासान की तस्वीरें जरा देखिए, सियासत में उफान की तस्दीक करती हुई। अखिलेश यादव ने सिर्फ यूपी सरकार पर ही हमला नहीं बोला, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी जयप्रकाश नारायण की याद दिलाई। उनके अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की अपील कर डाली। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। ये सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। अपने दर्शकों को याद दिला दें कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तब दीवार फांद करके गए थे माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव, और इस बार तो उनके घर के अंदर से ही प्रतिमा लेकर बाहर लेकर आए लोग और उसके बाद वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण कर दिया। वीरेश पांडे को आज सुबह से आप देख रहे थे, इस खबर पर पूरी जानकारी आप तक को पहुंचा रहे थे, वहां मौजूद थे जब यह हल्ला हंगामा हो रहा था। वीरेश, इसके पीछे की राजनीति क्या नजर आ रही है, क्या है इनसाइड स्टोरी? देखिए, इनसाइड स्टोरी यह है कि जो अखिलेश यादव हैं वो ये चाहते हैं कि जो समाजवादी हैं वो एक फ्रंट पर आए। जो नीतीश कुमार हैं वो समाजवादी ही विचारधारा के हैं, जयप्रकाश नारायण की क्रांति से उपजे हुए नेता हैं लालू और नीतीश, और ये जो दौरा है उनका लगातार बना रहता है, यानी कभी वो साथ में रहते हैं, कभी दूसरे के साथ होते हैं। एक बहुत अंदर की मैं आपको बात बता दूं, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पलटू राम कह दिया था नीतीश कुमार को, एक प्रवक्ता ने। तो एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि मैं वहां बैठा था अखिलेश यादव के पास, अखिलेश यादव ने उस नेता को फोन करके कहा कि ऐसी जुबान का प्रयोग नीतीश कुमार के लिए हरगिज मत करना, नहीं तो पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। ये अखिलेश यादव की जो शैली है वो पीडीए, यानी जो पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पीडीए में कहीं कोई आंच ना आना चाहिए, उसकी श्रृंखला बढ़ाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए और अपने कुनबे को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव की ये चाल है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में फूट पड़ सके, ये उनका जाल है। और जाल और चाल के बीच में अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि हम यूपी और बिहार, जरा छोटे में बताइएगा वीरेश, लेकिन एक विरोधाभास भी तो है, एक विरोधाभास भी तो है। जिस जेपी की बात बार बार अखिलेश यादव कर रहे हैं और जिनकी दुहाई देकर नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, वहां बीजेपी के साथ ना रहें, उन जेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ही तो आंदोलन किया था, जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, और आज कांग्रेस के साथ ही तो है अखिलेश यादव। कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव हैं तो कांग्रेस के साथ तो लालू यादव भी हैं, और नीतीश कुमार भी कभी लालू के साथ, कभी मुलायम के साथ, कभी जनता दल में तो साथ रहे हैं। तो कौन किसके साथ रहा है ये सवाल नहीं बनता है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी भी महबूबा मुफ्ती के साथ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही है, तो कौन किसके साथ रहा है पूछा जाएगा, क्योंकि विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है। बहरहाल अगली खबर बता दे दर्शकों को कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के आयकर गोलंबर में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही चरखा समिति कदम कुआं में भी जेपी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित उन्होंने किए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। तो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि इसी आंदोलन
की उपज माने जाते हैं। जब जेपी का आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने जब दिया था, युवा थे ये तमाम लोग और उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति करते थे, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, और ऐसे में आप देखिए आज जेपी को नमन करने के लिए यहां पर पहुंचे नीतीश कुमार। हरियाणा में नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज शपथ ग्रहण की तारीख पर अंतिम फैसला संभव है। बीजेपी मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक चली बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष ने चर्चा की। शपथ ग्रहण को लेकर बैठक में हुई बात, मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत की संभावना है। तो आपको बता दें, हरियाणा में नई सरकार के गठन से जुड़ा यह बड़ा अपडेट, और इसी पर कुछ और विस्तार से जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी नीरज पांडे से। नीरज। जी बिल्कुल अखिलेश, आज एक बड़ी बैठक हुई जो बीएल संतोष के साथ राज्य के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी बैठक हुई और माना जा रहा है ये बैठक करीब 1-1.25 घंटे तक चली। और इस बैठक के पीछे का पर्पज यही था कि कैसे कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से गेस्ट आएंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन से होंगे, वो बहुत सारी चीजें चर्चा हुई। माना जा रहा है कि अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन सब कार्यक्रमों की तैयारी, उन सब कार्यक्रमों का पूरा रोड मैप क्या होगा, इन सब विषयों को लेकर ये बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद एक अंतिम बैठक अभी और होनी है जिसमें सीनियर लोग बैठेंगे, जिसमें अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, बीएल संतोष भी उसमें शामिल होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे और खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, नायब सिंह सैनी। उस बैठक में ये फाइनल तय होगा कि एक्चुअल में मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, एक्चुअल में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाएंगे, इसके अलावा किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री जाएंगे, केंद्रीय मंत्री बुलाए जाएंगे, प्लस जो है तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट और तमाम ऐसे उद्योगपति हैं उन सबको बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें अभी तक चल रही हैं। तो ये तैयारियों का दौर है, उस तैयारी के लिहाज से ही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ सामने नहीं आया है लेकिन अखिलेश बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम अंदर अंदर चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है, उसकी अब बात कर लेते हैं। हार क्यों हुई, उसे लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बातचीत की उनसे। अशोक गहलोत ने माना है कि गुटबाजी और जाट बनाम गैर जाट का ध्रुवीकरण भी हार की वजह हो सकती है। गहलोत ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। गहलोत ने पार्टी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी सहमति जताई और कहा कि चुनाव में नेताओं ने व्यक्तिगत हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक बुलाई। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल रिव्यू मीटिंग भी की, आप स्वयं भी उसमें मौजूद थे। सर क्या आप लोगों के आकलन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं पार्टी विभाजित रही, यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे? देखिए अभी यही तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुटबाजी थी, जाति समीकरण थे या आत्मविश्वास ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस से चले या मशीनें ईवीएम की, ये बातें जो पार्टी चुनाव हारती है वो 3-4 बातें जनरली डिस्कस होती है। पर कांग्रेस ने कल, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए। वास्तव में जब दुनिया कह रही थी कि चुनाव जीत रहे हो आप, दुनिया कह रही थी, जो कहते हैं भाई खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, ये बात क्यों कही जाती है भाई कि जब जनता की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है, ये माना जाता है। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ तो खलक की आवाज़ ही निकल रही थी और पूरी तरह चाहे मीडिया वाले हो, एग्जिट पोल वाले हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, इवन बीजेपी के लोग भी प्राइवेट डे में कहते थे आप कि आप चुनाव जीत रहे एक तरफा, हमारे तो मीटिंग ही छुट्टी करनी पड़ी नेताओं की। तो ये जो स्थिति थी, फिर अचानक क्या होगा कि आप चुनाव हार गए, अप्रत्याशित चुनाव लूज कर गए। मतलब बड़े पूरे देश में चर्चा यही है अभी कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हरियाणा कैसे चुनाव कांग्रेस हार गई, यही चर्चा है। तो इलेक्शन कमीशन में भी दिया गया है कि इतनी शिकायतें जो आ रही है वहाँ, एक के बाद एक विधानसभा के जो कैंडिडेट थे वो शिकायत कर रहे हैं। हार की वजह क्या रही सर? क्या गुटबाजी रही? जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि
और खेमेबाजी तो दिख रही थी सर चुनाव के दौरान, एक तरफ हुडा कांग्रेस, एक तरफ शैलजा कांग्रेस, तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर के भाजपा ने कई निशाने भी साधे कांग्रेस पर, तमाम रैलियों में इसका जिक्र किया। अब देखो, जब जिस रूप में चुनाव के परिणाम आए ना, वो चौंकाने वाले सबके लिए। देखो, चौंकाने वाले हैं तो जब तक आप उनके जो कैंडिडेट्स थे या हमारे जो नेता माँ के हैं, उनसे जब बातचीत करेगी पार्टी के नेता लोग, जो कल तय हुआ है, तभी कुछ अंदाजा लगेगा वास्तव में क्या कारण थे। बाकी सुपरफिशियल कारण तो मैंने बता दिया आपको, 3-4 कारण सभी लोग कहते हैं। राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने ही कहा कि इसके तह तक जाने की ज़रूरत है। सर, क्या पार्टी नेतृत्व को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तविकता से अंधेरे में रखा गया, दूर रहे, धरातल पे सच्चाई कुछ और थी, इंप्रेशन कुछ और रखा गया सामने? नहीं, जब पूरी दुनिया कह रही हो, किसी से बात करो, आप किसी से बात करें तो वो सीधी अपनी बात बताता था। तो ये तो नहीं कह सकते ना। एक तो राहुल जी या खड़गे साहब मीटिंगों में गए हैं, तो जो नेता जाता है तो वो भांप लेता है। सर, क्या ये चर्चा बहुत है गहलोत साहब कि अंत आते आते जब तक वोटिंग हुई हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया? ऐसा लगा लोगों के अंदर, एक ये भावना आ गई कि हुडा साहब को ज़्यादा दिया गया लीडरशिप का, इसमें भाव लोगों को आया और जितनी नॉन जाट जातियाँ थी वो सब इकट्ठा हो गई कांग्रेस के खिलाफ। हरियाणा के लिए नई बात नहीं है। चौधरी बहरला के वक्त में भी कई बार जाट नॉन जाट की राजनीति चली है वहाँ पर, अभी भी चली होगी, क्योंकि बीजेपी के पास हथियार कुछ था नहीं। बीजेपी ने एक प्रकार से आप समझ लो, जो कहते हैं फाउल खेल के चुनाव जीता है। आप शैलजा जी को कह रहे भैया आप आइए हमारी पार्टी में, इनका बेइज्जती करिए, फैलाया, बीजेपी ने फैलाया जा रहा। कोई कार्यकर्ता ने मान लो कॉमेंट कर भी दिया होगा, हो सकता है, मैं नहीं जानता, पर ऐसा फैला गया कि कांग्रेस की ये सोच दिखती है। ये इतना भयंकर फैलाया गया, ये इस प्रकार से माहौल बना दिया वहाँ पे, जाटों के बारे में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे आप कह रहे हो जाट आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इस प्रकार जाट के मुख्यमंत्री रहे ना वहाँ पर। कई अखबारों में देखिए, और कल की बैठक के बाद सामने आई कि राहुल जी ने ये बात कही बैठक के दौरान कि व्यक्तिगत हितों को नेताओं ने ऊपर रखा, अगर पार्टी हित को ऊपर रखते तो नतीजे ऐसे नहीं आते। आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये तो शिकायत आपको मिलेगी। मैं खुद कहता हूँ लोगों को कि ज़िंदगी में अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो तो कोई ऐसा मौका आए कि आपको कोई कमेंट करना है, तो कमेंट वो करो जिससे पार्टी को डैमेज नहीं हो। आपको खुद को डैमेज होगा मान लो, तो पार्टी लीडरशिप उसको ठीक कर लेगी वापस। अगर आप सच्चाई पे हो और आपको डैमेज हो गए, थोड़ा हल्का फुल्का कोई कारण से हो गए, तो वापस हाईकमांड आपको कर लेगी, पार्टी नेतृत्व कर लेगा, वापस को डैमेज कंट्रोल कर लेगा या आपको वापस कंपनसेट कर देगा। तो पार्टी डैमेज होगी तो हाईकमांड भी कुछ नहीं कर सकता। वही बात आप कह रहे हो, और शब्दों में कह रहे हैं कि लोग व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखा, वो कभी पता नहीं किसी ने रखा या क्या किया, पर ये होना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत हित से पार्टी हित बड़ा होता है, और अगर व्यक्तिगत हित अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया है तो वापस आपको हाईकमान समझ जाएंगे भाई या तो इसकी गलती नहीं थी, तो वापस वो ध्यान रख लेगा आपका। पर पार्टी खुद ही डैमेज हो जाती है आपके कमेंट से, आपके वक्तव्यों से, या आपके जो मतलब जो भी आपका एक्शन उससे, वो पे डैमेज पार्टी भी, हाईकमान भी कुछ नहीं कर सकती। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये राहुल जी की जो सोच है वो इस कारण से है। बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि शैलजा जी की नाराज़गी भारी पड़ी सर? अब जब एक बार खड़गे साहब ने राहुल जी ने बैठ के बात कर ली है और ये तय किया भी कि आप हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए तय तक जाएंगे, तो जब तय तक जाएंगे, सबकी बात करेंगे,
उम्मीदवारों से करेंगे, मान लो आगे लीडर से करेंगे, तब सच्चे सामने आएगी कि वास्तव में किन किन कारणों से हम डैमेज हुए हैं। तभी मैं किसी के बारे में कमेंट क्या करूं। सर, महाराष्ट्र और झारखंड से अब आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है महाराष्ट्र में भी यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी इज सिटिंग कंफर्टेबल, कि आप वहाँ मजबूत पोजीशन में, क्या हरियाणा चुनाव के नतीजों का इम्पैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ सकता है? अब देखो, ये तो कल जो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार तो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं अन्य राज्यों में, झटका सबको लगता है। इंडिया गठबंधन के लोगों को लगा, क्योंकि एक जीत के असर अन्य जगह पड़ता ही पड़ता है। हम मानते थे भाई हरियाणा जीत जाएंगे, फिर महाराष्ट्र जीतेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर उसमें तो एक बार झटका लगा है, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही पड़ता है। पर वो वापस अगर कैंपेन होगा तो रिकीप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वापस। सर, अभी आपने इंडिया अलायंस की बात की, इसलिए एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अलायंस नहीं किया, अगर अलायंस कर लिए होते, बाकायदा राघव चड्ढा और बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये नतीजे ना आते। आपको लगता है ये एक कमी रह गई, इंडिया अलायंस को साथ रहना चाहिए था हरियाणा में? पर राहुल जी तो चाहते थे, राहुल जी चाहते थे कि गठबंधन हो। अब मुझे पता नहीं, मैं तो कमेटी में था नहीं कि किन कारणों से गठबंधन नहीं हुआ, ये मुझे नहीं मालूम है। पर गठबंधन होता तो नुकसान नहीं था, फायदा ही मिलता। तो आपने अशोक गहलोत को सुना। हार के कारणों को लेकर हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह उनसे बातचीत कर रहे थे और आशीष खुद इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। आशीष, जो पूरी बातचीत आपने की है अशोक गहलोत से, उसका निचोड़ आपको क्या लगता है? देखिए, निचोड़ यही है कि कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है, और कल की बैठक में बाकायदा जो हमें सोर्सेस से जानकारी अखिलेश, उसके मुताबिक राहुल गांधी बड़े कॉम्बेटिव थे, बहुत नाराज थे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष इस बात से कि ऑब्जर्वर्स तैनात थे। खुद भूपिंदर सिंह हुड्डा को समय रहते कमान सौंप दी गई थी, 70 के करीब टिकट उनके चॉइस के कैंडिडेट्स को दिया गया। उसके बाद इस तरह का नतीजा ऐसा पेश किया गया था, वो इस बात को लेकर खासे नाराज थे कि गलत तस्वीर पेंट की गई थी। जो वास्तविकता थी जमीन की, वो एक तरह से लीडरशिप को उससे दूर रखा गया, कुछ अलग तस्वीर पेंट की गई और इस तरह की करारी शिकस्त मिली। और मुझे सोर्सेज अब ये भी बताते हैं अखिलेश कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब बड़े बदलाव किए जाएंगे हरियाणा कांग्रेस में। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा और सीएलपी को भी बदला जाएगा, जिस पद पर अभी भूपिंदर सिंह हुड्डा खुद हैं। तो निश्चित तौर पर नेतृत्व तो बहुत नाराज है कि आखिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़े, वो इतनी बुरी हार कैसे मिली कांग्रेस पार्टी? नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आज हुई टाटा ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नोएल टाटा को बोर्ड मीटिंग में निर्विरोध टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुन लिया गया। अब नोएल टाटा अपने भाई रतन टाटा की विरासत को संभालेंगे। आपको यह बता दें कि नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जिसकी टाटा सन्स में कुल 66% की हिस्सेदारी है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास। मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, उसके पीछे की और क्या वजह नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो ये मन में सवाल आया होगा कि कल ही अंतिम संस्कार हुआ रतन टाटा जी का और 24 घंटे के अंदर ही उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रतन टाटा का दिया हुआ मूल मंत्र है, कीप मूविंग। हमें बढ़ते रहना है, जीवन में जो भी चुनौतियां आए, परिस्थितियां आए, बढ़ते रहना है और यही मूल मंत्र टाटा का रहा है। बढ़ते रहना है और इंसान और इंसानियत को हमेशा आगे रखना है। और इसीलिए जब अंतिम संस्कार हुआ उसके महज 12 घंटे के अंदर ही मीटिंग बैठक बुलाई गई। सबसे पहले एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बॉम्बे हाउस, जो कि रतन टाटा जी का दफ्तर है या टाटा ग्रुप का दफ्तर है, वहां पर बैठक नहीं थी। ये बैठक कफ परेड इलाके में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 26वीं मंजिल पर जो टाटा का दफ्तर है, 8 टावर में, वहां पर बुलाई गई थी। और उस बैठक में सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने अपनी बातें रखी और रतन टाटा की जीवनी पर बात हुई और फिर तुरंत एक तत्काल बैठक बुलाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जो टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक बुलाई गई उसमें सबसे पहले श्रीनिवासन, जो कि उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नोएल टाटा एक योग्य व्यक्ति है इस पद को संभालने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए। और आपको बता दें कि सर्वसम्मति से यूनानिमस डिसीजन लिया गया कि बिल्कुल नोएल टाटा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। दिखाते हैं देश के 2 नए एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग की तस्वीरें। एक एयरपोर्ट है दिल्ली के पास नोएडा में जेवर एयरपोर्ट,
और दूसरा है मुंबई के पास नवी मुंबई का एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द उड़ान भरने के लिए तैयार होने वाला है, जबकि नवी मुंबई के एयरपोर्ट से IFC 295 विमान की लैंडिंग हुई। कहा यह जा रहा है कि दोनों एयरपोर्ट का पहला फेज अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग कब थमेगी? दुनिया के लिए यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लेबनान पर बारूद बरस रहा है और तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला है। हिजबुल्लाह के बड़े चेहरों को मार गिराने के बाद भी इजराइल अभी रुकने को तैयार नहीं। बेरूत पर बारूदी बरसात हो रही है और यह कब रुकेगी कोई नहीं जानता है। जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, लेबनान पर इजराइल का हमला जारी है। मध्य और दक्षिणी बेरूत पर इजराइल ने किया हमला। इजराइल के हमले में 22 लोगों की मौत। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। आपको बता दें, इजरायली हमले में 117 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। तो लेबनान पर इजराइल का हमला जारी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। इजराइल के हमले में 22 लोगों की जान चली गई। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजराइल ने बेरूत से 2 घंटे की दूरी पर माउंट लेबनान के बदरान हिल स्टेशन पर ड्रोन मिसाइल से अटैक किया। जिस मकान को इजराइल ने निशाना बनाया, वहां हिजबुल्लाह का कमांडर कशीर अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा था। हिजबुल्लाह कमांडर कशीर 2 बार हमले में बच गया, जिसके बाद फेक आईडी बनाकर उसने बदरान में किराए का घर लिया, लेकिन इजराइल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। युद्ध भूमि से एबीपी न्यूज के निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लेबनान के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। मुद्दतों से ये देश इस तरह की चढ़ाइयां देखते आया है और इसने कई बार आक्रमणकारियों को यहां से मार भी भगाया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लेबनान की राजधानी बेरूत से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर उस पहाड़ी इलाके में जहां माउंट लेबनान के नाम से जाना जाता है और ये बादरान इलाका है। बादरान इलाके में ये स्ट्राइक आखिरकार क्यों करना पड़ा? क्योंकि इजराइल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों को निशाना कम बना रहा है, क्योंकि वहां शिया समुदाय के कम लोग रहते हैं। लेकिन यहां पर शिया यानी जो हिजबुल्लाह का कमांडर कसीर है, उसको यहां पर मारा गया है। और कसीर यहां कैसे पहुंचा? उसने यहां द्रूस कम्युनिटी से एक मकान किराए पर लिया था। इजराइल के हमलों में 2 बार कसीर बच चुका था, उसकी फेक आइडेंटिटी थी और कसीर को ढूंढ निकाला यहां पर माउंट लेबनान के इलाके में इजराइल ने। और इस घर में जहां वो रेंट पर रह रहा था, और वो दूसरे समुदाय का घर उसने किराए पर लिया था ताकि हिजबुल्लाह होने का उसका शक ना हो। लेकिन कहा यह जाता है कि इजराइल ने उसे यहां खोज निकाला और कसीर को उसके परिवार के साथ यहां एयर स्ट्राइक के जरिए मार गिराया गया। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाके में जहां ये एयर स्ट्राइक किया गया, जितनी भी गाड़ियां यहां खड़ी थी वो सब गाड़ियां तहस नहस हो गई बुरी तरह से। जिस बिल्डिंग में कसीर किराए पर रहता था, उस बिल्डिंग के भी बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए और जितना भी आसपास का कंस्ट्रक्शन था वो सारा तबाह कर दिया गया। कसीर हिजबुल्लाह का कमांडर था, अपने 4 पारिवारिक सदस्यों के साथ यहाँ रह रहा था, बच्चों के साथ यहाँ रह रहा था। वो चारों ही इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। और इसके अलावा जिस शख्स ने, जो द्रूस कम्युनिटी का था यानी दूसरे समुदाय का था, पर उसे पता था कि कसीर हिजबुल्लाह का कमांडर है और वो यहाँ पर आकर उसके घर में फेक आइडेंटिटी के साथ किराए पर रह रहा है, उसे ये खबर थी। उस मकान मालिक के भी 4 पारिवारिक सदस्य इस हमले में मारे गए। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने अपने तमाम जो एम्यूनिशन डिपो हैं उनसे बहुत सारा एम्यूनिशन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वो गाड़ियों में, ट्रकों में तमाम एम्यूनिशन को भरकर और उसे कवर कैमोफ्लेज करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। इजराइल ने ये जरूर साफ किया है कि जो भी उससे टकराएगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो हिजबुल्लाह का कोई भी सहयोगी देश या प्रॉक्सी देश क्यों ना हो जो उसकी मदद कर रहा है, चाहे पैसे से या फिर हथियारों से। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, बादरान, बेरूत।